यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, हमारे जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जो सीए एंड सीएमए वाले हैं और जिनका एग्जाम है 2026 में 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, मई जून सितंबर या दिसंबर 2026 या जैन 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि सर हमारे लिए अमेंडमेंट कौन कौन से बता दो। मैंने सोचा था अमेंडमेंट आप लोगों को मैं रिवीजन लेक्चर के साथ दे दूं। रिवीजन लेक्चर में ऑलरेडी अमेंडमेंट कवर है, बट नहीं, कुछ कुछ बच्चे अलग से फाइनल के लिए तो आपने अमेंडमेंट लेक्चर अलग से डाला है, हमारे लिए आप अमेंडमेंट लेक्चर डाल नहीं रहे हो। तो चलो ये रहा तुम्हारे लिए अमेंडमेंट लेक्चर करके, ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और 30 मिनट से के अंदर अंदर हम आपको अमेंडमेंट बता देंगे कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स है। क्योंकि आप लोगों ने पहले जो पढ़ा था दैट वाज द फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से जितने अमेंडमेंट थे वो आपने पढ़े थे। पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल था। ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने जनवरी 2026 या उसके पहले एग्जाम दिया था, और अब वो बच्चे जो है वो मई 2026 या ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए है। तो पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 था, असेसमेंट ईयर 25-26 था। अब आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 है, वो एप्लीकेबल है। तो चलिए सर बता दीजिए हमारे लिए क्या क्या अमेंडमेंट है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पहला टॉपिक जो है आपका, दैट फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द आपका टैक्स रेट। गाइज एक बात बताऊं, यहां टैक्स रेट वाले टॉपिक में आपके दो अमेंडमेंट है करके, ठीक है। एक तो आप एक चीज ध्यान रखना कि सर कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है। तो जैसे आपको पता है डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो आपका 30% होता है, लेकिन अगर गाइज वो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 23-24 का अप टू द 400 करोड़ है तो उसका टैक्स रेट 25% होगा। तो ये एक छोटा सा चेंज है कि यहां पे डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर 23-24 का देखना है। तो 23-24 टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ 400 करोड़, तो यहां पे 25% का आपका टैक्स रेट रहेगा इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी करके, ठीक है। अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 30% है। उसके बाद में एक जो मेजर अमेंडमेंट आया है दैट इज गाइज इन द सेक्शन 115 बीएसी, जो आपकी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है, और डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में आपका स्लैब रेट चेंज हो गया है। पहले आपका स्लैब रेट अलग था, लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए आपका स्लैब रेट क्या है कि अप टू 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख आपका 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25% एंड 24 लाख के ऊपर आपका 30%। यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे आप लोग है वो 4 लाख रुपीज ऐड करते जाइए और यहां पे आप 5% ऐड करते जाइए। और ध्यान रखिए 24 लाख के ऊपर वाला जितना भी आपका टोटल इनकम रहेगा उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में आपका चेंज हुआ है, और स्लैब रेट ये अभी आपका नया वाला स्लैब रेट ये रहेगा करके, ठीक है। गाइस एक और चीज समझना, अगर अपन बात करते हैं सर एक बात बताओ, ये तो बात कर रहे हो आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में ये टैक्स रेट रहेगी, लेकिन व्हाट अबाउट द जो स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम होती है। स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम का मतलब होता है जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है उस पे 12.5% से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है करके, ठीक है, उस पे आपको जो है वो आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा। विनिंग के इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है तो 12.5%, और अगर 112A वाला है तो 12.5% इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000 वो आपको ध्यान देना है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में सर एक बात बताऊं, यहां पे एक और अमेंडमेंट ये हुआ है, यहां पे एक और अमेंडमेंट ये हुआ है, एक और अमेंडमेंट ये हुआ है कि सर एक और अमेंडमेंट आपके लिए जो हुआ है वो ये हुआ है कि यहां पे आपका 87A का जो रिबेट था ना वो चेंज हो गया। जैसा कि आपको पता रहेगा लास्ट ईयर तक ये रिबेट अलग तरीके से था कि अप टू आपका 7 लाख रुपीज है तो रिबेट मिलता था एंड ऑल। गाइज 115 बीएससी जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हो तो यहां पे आपको ये 87A का रिबेट मिलेगा। बट 87A का रिबेट किसको मिलता है? तो गाइज यहां पे सबसे पहले रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज है। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज है ना तो आपको रिबेट मिलेगा कितना? 100% ऑफ द टैक्स पेबल, और 60,000 विच एवर इज लोअर है उतने का रिबेट मिल जाएगा। तो देखो अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हो, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम लेते हो, या अपन ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी नहीं कर रहे हो, 115 बीएससी ले रहे हो करके, ठीक है। तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, न्यू टैक्सेशन रिजिम में आपकी इनकम अगर अप टू 12 लाख रुपीज है तो आपको रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज समझना, इसके लिए आजकल पता है लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अप टू 4 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से लेके 8 लाख पे 5% करोगे तो आपका 20,000 आ जाएगा।
8 लाख से 12 लाख पे आप 10% करोगे तो आपका 40,000 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 12 लाख तक की इनकम पे आपका टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 60,000 हो रहा है। और गाइज अगर आपकी इनकम एक्जैक्टली 12 लाख रुपीज है तो 12 लाख पे आपका टैक्स 60,000 आएगा और यहां पे 60,000 का आपका रिबेट मिल जाएगा। तो गाइज यहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सैलरी के केस में तो अगर आपकी 12,75,000 है ना तो भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी अगर आपकी 12,75,000 है तो आपको पता है न्यू टैक्सेशन रिजिम में आपको 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है तो बचा कितना? आपका 12 लाख रुपीस का आपका ग्रॉस सैलरी हो गया, सॉरी नेट सैलरी हो गया और यही आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा और 12 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू द 87A का रिबेट करके। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और चीज समझना। इस बार एक अच्छा अमेंडमेंट ये आया है, अच्छा तो क्या हमारे लिए तो इतना अच्छा है नहीं गाइस। ये जो रिबेट है ना 87A का, ये 87A का रिबेट जो न्यू टैक्सेशन रिजिम में जो 60,000 और 100% ऑफ टैक्स, ये आपकी स्पेशल रेट्स के इनकम के टैक्स के सामने नहीं मिलेगा। मतलब ये जो आपको रिबेट मिलेगा ना, ये रिबेट सिर्फ उसी टैक्स के सामने मिलेगा जो टैक्स इन स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है। जो आपका टैक्स इन स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है ना, उसी के सामने आपको ये 87A का रिबेट मिलेगा। अगर कोई तुम्हारा दूसरा टैक्स है, जैसे 112A वाला टैक्स है या 112 वाला टैक्स है या 111A वाला टैक्स है या विनिंग वाला टैक्स है, तो उसके सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये न्यू टैक्सेशन रिजिम में चेंज हुआ है, क्योंकि ओल्ड में तो क्या होता है, आपको रिबेट मिलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है और 12,500 का रिबेट मिलता है, 12,500 का रिबेट मिलता है। अब गाइस एक बात समझना, वहां पे क्या होता है, भले वो स्पेशल रेट्स की इनकम है उसके सामने भी मिलता है, उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था कि 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलता। बट गाइस यहां पे कैसा है ना, यहां पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम है ना, उसके टैक्स के सामने नहीं मिलेगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द टैक्स कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 115 BAC। अगर रिबेट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द टैक्स कैलकुलेटेड एज पर द स्पेशल रेट, जो स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा। यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है बहुत ही प्यारा वाला। देखो, एक कवि करके एक बंदा है जो कि 115 BAC ऑप्ट कर रहा है न्यू टैक्सेशन रिजिम, उसका STCG 111A 240 है, LTCG 112A वाला 450 है एंड सैलरी इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 5,10,000 है। तो इसका 12 लाख तक का इनकम है, तो टोटल इनकम विद इन द लिमिट ऑफ 12 लाख है। अब एक बात समझो, यहां पे जब आपने टैक्स कैलकुलेट किया STCG 111A पे 20% की रेट से 48,000, LTCG 112A पे इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 12.5% आप करोगे तो दैट इज 40,625 एंड गाइस रिमेनिंग इनकम 5,10,000 बचा, उस पे आपका नया स्लैब रेट अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 लाख के ऊपर वाला जितना इनकम है उस पे आप 5% की रेट से कैलकुलेट करो, वो आ गया तुम्हारा 5,500। गाइस एक बात बताओ, यहां जो है वो कवि जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। गाइस यहां रिबेट मिलेगा, रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स अमाउंट और 60,000 व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन यहां टैक्स कौन सा लेना है पता है? ये जो स्पेशल रेट से कैलकुलेट हुआ है ना, इसके सामने आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मींस यहां पे इस 48,000 एंड 40,625 के सामने रिबेट नहीं मिलेगा। आपको रिबेट जो मिलेगा वो सिर्फ 5,500 जो यहां पे इस स्लैब रेट से कैलकुलेट हुआ है उसी के सामने मिलेगा। तो यहां पे 5,500 का मैंने रिबेट ले लिया करके। ठीक है, चलिए गाइस एक और चीज समझना, अगर यहां पे इनकम आपकी लिटिल बिट मोर देन 12 लाख है और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इनकम जितना बड़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ सकता है, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ यहां पे मिलेगा। तो यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, जैसे लास्ट ईयर तक 7 लाख के ऊपर थोड़ा बहुत होता था तो मार्जिनल रिलीफ मिलता था, सेम यहां पे भी मिलेगा। जैसे आपका इनकम 12,30,000 है, अब 12 लाख से ऊपर है तो रिबेट तो नहीं मिलेगा 87A का, आपको टैक्स लग जाएगा 64,500। अब एक बात बताओ, आपकी इनकम अगर 12 लाख की होती तो टैक्स नहीं लगता, इनकम कितना बढ़ा? 30,000 बढ़ा और उसकी वजह से 64,500 आपका टैक्स बढ़ गया। तो यहां पे आपको 34,500 का रिबेट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहां पे लेना है, रिबेट तो नहीं मिलेगा। दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 12 लाख। तो 12 लाख पे टैक्स कितना आता? निल आता। अब NTI माइनस 12 लाख कर दीजिए, दैट इज द 30,000। तो गाइस यहां से इसमें से व्हिचएवर इज लोअर कंटिन्यू करो तो 30,000 आपको लेना है, फिर उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए करके। ठीक है, सो दिस इज अमेंडमेंट इन द फर्स्ट टॉपिक गाइस। इसके अलावा फर्स्ट टॉपिक में आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, इसके अलावा फर्स्ट टॉपिक में आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। दूसरा आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो टॉपिक है गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो टॉपिक है ना, उस वाले टॉपिक में भी आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सो देयर इज नो अमेंडमेंट इन द टॉपिक ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब अपन बात करते हैं इन सैलरी टॉपिक। सर सैलरी टॉपिक में कहां कहां अमेंडमेंट है? तो गाइस एक बात बताओ, सैलरी टॉपिक में जो आपका अमेंडमेंट है ना,
वो अमेंडमेंट एक दो जगह है, छोटे छोटे से अमेंडमेंट है, आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और गाइस एक तो अमेंडमेंट आपका सैलरी टॉपिक में जो हुआ है वो हुआ है यहां पे। गाइस एक बात बताओ, पहले क्या होता था कि अगर मान लो अगर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट कराता है और उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है, ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है, तो सर एक बात बताओ, उसमें एग्जेम्प्ट होता था टैक्सेबल। तो उसमें क्या होता है कि अगर इंडिया में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया तो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में कराया तो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में कराया तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर ट्रीटमेंट कराया तो उसमें अपन ये देखते थे कि बाहर अगर मान लो आपका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, गाइस स्टे का खर्चा है, वो अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। लेकिन सर जो ट्रेवल का खर्चा है उसका क्या करेंगे? जो ट्रेवल का खर्चा है उसका क्या करेंगे? तो गाइस एक बात बताऊं, ट्रेवल के एक्सपेंसेस के केस में क्या था, जो ट्रेवल का खर्चा है उसका क्या करेंगे? तो ट्रेवल के एक्सपेंसेस के केस में क्या था, ट्रेवल का जो एक्सपेंसेस है ना उसमें पहले ये था कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीज है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, 2 लाख से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल है। गाइस वो लिमिट चेंज करके यहां 2 लाख की जगह आपकी 8 लाख हो गई है। वो लिमिट चेंज करके यहां 2 लाख की जगह 8 लाख हो गई है। तो एक आपका ये वाला जो है वो एक अमेंडमेंट है, छोटू सा अमेंडमेंट है सैलरी में, एक तो ये वाला करके, ठीक है। उसके बाद में एक और छोटा सा आपका जो अमेंडमेंट है जो मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे है सर, एक और छोटा सा अमेंडमेंट है, एंड दैट अमेंडमेंट इज ये वाला। गाइस आपको पता है यहां परक्यूजिट नंबर 13 टू 17 जो है वो टैक्सेबल तभी होते थे जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। 13 टू 17 कौन कौन से परक्यूजिट थे? एक तो कार फैसिलिटी, दूसरा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी एंड आपका फ्री सर्वेंट फैसिलिटी। तो जो 13 से 17 तक के परक्यूजिट है ना वो आपके लिए टैक्सेबल तभी होते हैं जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब होता है या तो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय हैविंग द कैश सैलरी ऑफ मोर देन, पहले आपको पता है यहां लिमिट 50,000 हुआ करती थी, मोर देन 50,000, उसकी जगह ये लिमिट हो गई है मोर देन 4 लाख। तो जिसका सैलरी 4 लाख से ज्यादा है और एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर, तो वो तुम्हारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आएगा। तो अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो ही बेटा ये वाले जो परक्यूजिट है 13 से लेके 17 तक ये टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस मैं आपको बताऊं सैलरी हेड में और कोई अमेंडमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू वरी। सर हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद सर पीजीबीपी की बात कर देते हैं, तो पीजीबीपी में कुछ अमेंडमेंट है, तो पीजीबीपी में मैं बताऊं एज सच ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं कि सर क्या अमेंडमेंट है। तो अगर मैं पीजीबीपी की गाइस बात करूं ना तो पीजीबीपी टॉपिक में एज सच आपका ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है कि जहां पे आपको देखने की जरूरत पड़े। एक छोटू सा अमेंडमेंट है जो आप बिल्कुल देख के जाइएगा ऑब्वियसली करके, ठीक है। आपको पता है 43B करके एक सेक्शन होती है और 43B में क्या होता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पेमेंट किया, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया तो ही खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो एक्सपेंसेस अलाउ होगा ये वाले अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया। अब गाइस इसमें आपको पता है एक एमएसएमई वाला पॉइंट आता था कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस प्रोक्योर करते हैं किससे, या तो माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज से, या तो माइक्रो एंटरप्राइज से या स्मॉल एंटरप्राइज से अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में भाई साहब आपको पेमेंट करना पड़ेगा उनको अप टू द डेट गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। और उसमें डेट क्या था, अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो जो रिटर्न अग्रीमेंट में दे रखा है उतना डेट में करना पड़ेगा, लेकिन वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, बट अग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा। यहां पे आपका माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का डेफिनेशन चेंज हुआ है। माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन अब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट आपका अप टू 2.5 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर आपका अप टू 10 करोड़ होना चाहिए। एंड गाइस अगर मैं बात करूं स्मॉल एंटरप्राइज तो एग्जैक्टली आपको 10 टाइम्स करना है। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट आपका 25 करोड़ होना चाहिए एंड गाइस टर्नओवर आपका अप टू 100 करोड़ होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपका माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होगा। तो माइक्रो एंटरप्राइज मींस प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर है वो अप टू 10 करोड़, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। एंड गाइस स्मॉल एंटरप्राइज मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर आपका विद इन द लिमिट ऑफ 100 करोड़ होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये माइक्रो और ये स्मॉल एंटरप्राइज में आएगा। गाइस एक और बात बताओ, यहां पे मीडियम एंटरप्राइज कवर नहीं है।
तो मीडियम एंटरप्राइज को आप पेमेंट करो या ना करो, अगर आप अक्रूवल मेथड फॉलो करते हो तो आपने अगर परचेस किया है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपको अलाउ हो जाएगा। गाइस इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ना तो देयर इज नो अमेंडमेंट इन द टॉपिक ऑफ द पीजीबीपी, कोई अमेंडमेंट नहीं है, छोटू सा अमेंडमेंट भी नहीं है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए डन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके कैपिटल गेन टॉपिक की, तो कैपिटल गेन टॉपिक में भी एज सच आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, हम पहले तो ऐसा करते थे 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया तो इंडेक्सेशन होता था, टैक्स रेट 20% था। लेकिन 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स ट्रांसफर किया तो इंडेक्सेशन नहीं होगा एंड गाइस टैक्स रेट आपकी 12.5% हो जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो क्या पहले का हमको याद रखना है? देखो लॉन्ग टर्म वाला याद रखो, बाकी कुछ याद रखो या ना रखो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने वाला अगर आप याद नहीं भी रखो कि पहले 15% रेट थी तो चलेगा। आप एक काम करना, लॉन्ग टर्म वाला याद रखना कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो बिफोर अगर 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया था तो टैक्स रेट पहले 20% थी और उस पर इंडेक्स होता था। अब क्या होता है कि टैक्स रेट आपकी 12.5% है और उस पर इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। नाउ देयर इज नो इंडेक्सेशन, इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है करके, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज अब आपको ध्यान रखनी है, आंसर इज यस। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन आपको पता है वो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम एक चीज होती थी, वो जो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम जो है वो एक चीज होती थी। ये छोटू सा एक अमेंडमेंट है बट दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट ईयर ओनली, तो उसके लिए आपका कोई भी एज सच अमेंडमेंट कैपिटल गेन में नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन में गाइस एक 54 ईसी में ये दो चीजें याद हुई है, ऐड हुई है, ये ध्यान रखना। 54 ईसी करके जो सेक्शन थी ना उसमें क्या था, एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, इंडियन रेलवे, और यहां पे जो आपका जो एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड थे उसके साथ साथ में यहां पे हुडको और इरिडा को ऐड किया है। हुडको के बॉन्ड अगर आप 1/4/2025 या उसके बाद में खरीदते हो, या इरिडा के बॉन्ड्स है वो आप 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में खरीदते हो, तो उस पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा करके, ठीक है। तो भैया आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और बॉन्ड्स खरीदते हो किसके, या तो हुडको के या इरिडा के, और हुडको के बॉन्ड्स 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में, और इरिडा के बॉन्ड्स है वो 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में खरीदते हो, तो आपको 54 ईसी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा करके, ठीक है गाइज। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ना तो कैपिटल गेन हेड में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले ट्रांसफर करते थे तो 20% टैक्स लगता था, अब ट्रांसफर करते हो तो 12.5% टैक्स लगता है करके, ठीक है। लेकिन गाइज अब आपका 12.5 लगता है, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम अगर आपने बाद में ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट वो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम एक केस में मिलता है, जैसा वो गोपाल वाला मैंने क्वेश्चन कराया था। और उसमें क्या है, वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में बेच रहा है, तो उसके पास एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कि 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। डन, ओके। नाउ वन मोर पॉइंट, यहां पे जो है और कोई आपका अमेंडमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन गाइस आप बायबैक वाला जो पार्ट है उसको ध्यान देना। 1 अक्टूबर 2000, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और आएगा एग्जाम में वापस, कि अगर अभी बायबैक होता है ना तो क्या होता है पता है तुमको, जैसे ही अगर कोई कंपनी बायबैक करती है और डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो ध्यान रखना अगर उन्होंने बायबैक किया तो अगर बायबैक किया तो बायबैक प्राइस जो होता है ना वो सीधा आपके लिए डीम डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222F, ये ध्यान रखना। तो बायबैक प्राइस होता है ना वो सीधा आपके लिए डीम डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222F, एंड उसके बाद में जितने में आपने वो शेयर खरीदा था वो सीधा आपका बन जाएगा कैपिटल लॉस, दैट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दैट डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप ले लीजिए ऑलवेज निल, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस कर दीजिए, तो जो भी बचेगा दैट इज ट्रीटेड एज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो गाइस ध्यान रखना जब भी अगर कंपनी बायबैक करती है, अब ये 1 अक्टूबर 2024 तो आपके लिए तो ऑब्वियसली यही वाला रिलेवेंट है, इसके पहले कुछ अलग हुआ करता था। इस 1 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपको याद रहे तो लास्ट ईयर क्या होता था कि जो भी आपका बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस रहता था उस पे कंपनी टैक्स बढ़ती थी, वो 20%, वो सब हट गया है। अभी आपके लिए यही है, ध्यान देना है कि जैसे ही बायबैक हुआ, डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया, तो बायबैक प्राइस है ना वो जितना बायबैक पे पैसा मिलता है वो सीधा टैक्सेबल कर दो कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F, और भैया जो भी उस शेयर का कॉस्ट था वो आप ले लीजिए एज अ कैपिटल गेन हेड में एज अ लॉस करके, ठीक है। चलिए डन।
अब एक बात समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं तो बेटा कोई भी आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल एज द गाइस, मैं बताऊं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ऑल, तो वो तो सेम है, वो तो लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था। इस बार का कुछ भी अमेंडमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं है। चलिए सर, क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट है? बिल्कुल नहीं है, ₹1 का अमेंडमेंट नहीं है क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। सर डिडक्शन टॉपिक में अमेंडमेंट है, एक जगह अमेंडमेंट है, छोटू सा करिए, ठीक है। और वो जो अमेंडमेंट है वो कौन सी सेक्शन में? 80CCD में। और गाइस 80CCD में एक अमेंडमेंट है। 80CCD में क्या होता है कि आपको पता है अपन न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, तो नेशनल पेंशन स्कीम में जब पैसा डालते हैं तो अगर मान लो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे CCD2 मिलता है करके, ठीक है, वो अलग बात है। अब गाइस एक बात बताओ, एनपीएस में जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो ना तो आपके खुद के लिए अगर एनपीएस का अकाउंट है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है आपके खुद के लिए है, खुद को पेंशन चाहिए, खुद के लिए पेंशन अकाउंट है, तो ही आपको यहां पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अभी ये आता है कि सर आपको पता है कि अभी अभी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक नया चालू किया, एनपीएस वात्सल्य। और एनपीएस वात्सल्य क्या होता है पता है? कि आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। आपका जो माइनर चाइल्ड होता है, माइनर चाइल्ड के नाम पे भी आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपने माइनर चाइल्ड के नाम पे एनपीएस अकाउंट खोला तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस पर्टिकुलर केस में जो माइनर चाइल्ड के नाम पे एनपीएस अकाउंट खोला तो उस पर आप डिडक्शन ले सकते हो या नहीं? जैसे मेरा छोटा सा बेटा है 8 साल का, अब उसके नाम पे मैंने एनपीएस अकाउंट खोला तो क्या मैं डिडक्शन ले सकता हूं या नहीं? यहां पे इन्होंने बोला कि उस पे मैं डिडक्शन ले सकता हूं। कौन सी सेक्शन में? 80CCD 1B में। और आपको पता है 80CCD 1B में जो 50,000 का लिमिट होता है कि अगर आप 80CCD 1 में पूरा नहीं ले पाए तो 80CCD 1B में आप 50,000 तक ले सकते हैं। तो वही 50,000 है, इसमें कोई अलग से नहीं मिला। 50,000 तक का डिडक्शन में 80CCD 1B में ले सकता हूं अगर मैंने मेरे बच्चे के लिए, माइनर चाइल्ड के लिए एनपीएस वात्सल्य में पैसा डाला तो एनपीएस वात्सल्य में पैसा डाला तो मैं 80CCD 1B में डिडक्शन ले सकता हूं अप टू ₹50,000 फॉर माय माइनर चाइल्ड करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस, अगर मान लो वो एनपीएस वात्सल्य बंद कर दिया, तो अगर वो एनपीएस वात्सल्य है उसमें से अगर कोई पैसा विड्रॉ कर देते हैं तो गाइस अगर एनपीएस वात्सल्य से विड्रॉ किया तो उसमें क्या होता है, जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया था उस कंट्रीब्यूशन का अगर मैं 25% तक विड्रॉ करता हूं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एनपीएस वात्सल्य में कंट्रीब्यूशन किया था, दैट वाज लाइक मैंने एनपीएस वात्सल्य में कंट्रीब्यूशन किया था, दैट वाज सपोज 4 लाख रुपीस। तो उस 4 लाख रुपीस में से अगर मैं 1 लाख रुपीस तक विड्रॉ कर लेता हूं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एनपीएस वात्सल्य में जितना पैसा डाला था उसमें से अगर मैंने 25% तक विड्रॉ किया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर वाला विड्रॉ किया तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड की डेथ हो गई और उसके बाद मैंने विड्रॉ किया डेथ पे, तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है करके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज वन स्मॉल आपका अमेंडमेंट जो था, दैट इज इन द एनपीएस वात्सल्य वाला पॉइंट इन द 80CCD। इसके अलावा आपका कोई भी चेंज नहीं है, ना तो एएमटी टॉपिक में, ना ही तुम्हारे डिडक्शन टॉपिक में, ना ही तुम्हारे एडवांस टैक्स टॉपिक में, बट यस टीडीएस टॉपिक में आपके अमेंडमेंट्स है करके। सो गाइज टीडीएस टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो सेक्शन है 193, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। छोटे छोटे चेंजेस है, आप इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, या चाहिए तो मैं टीडीएस टीसीएस का आपको पीडीएफ दे दूंगा कि जहां जहां पे ये चेंजेस है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करूं तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में 193 में टीडीएस करता था, उस लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दिया है। लास्ट ईयर तक ये 5,000 थी, मींस उसमें पहले अप टू 5,000 तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटता था। अब यहां पे 10,000 तक इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है सिक्योरिटी पे तो टीडीएस कटेगा। 194 में जो डिविडेंड वाला था उसमें भी पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 5,000 हुआ करती थी कि अगर किसी इंडिविजुअल को एनी मोड अदर देन कैश डिविडेंड दिया तो अप टू 5,000 तक टीडीएस नहीं आता था। अब यहां पे वो 10,000 इन द प्रीवियस ईयर हो गया है करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस 194A में भी चेंज हुआ। 194A में नॉर्मल आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो वहां पे लिमिट क्या थी कि पहले 5,000 तक टीडीएस नहीं करता था, अब वो लिमिट को बढ़ा के भी 10,000 कर दिया है। एंड गाइस इसके साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना, पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो अगर किसी को टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट एंड ऑल अदर देन सेविंग डिपॉजिट आप बोल सकते हैं।
तो उसमें पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी को 40,000 तक का इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटता था, उस लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया है। और सीनियर सिटीजन के केस में जो 50,000 लिमिट था उसको बढ़ा के उन्होंने 1 लाख कर दिया है। तो यहां पे ये आपके चेंजेस है। तो अब देखो, एक तो तुम्हारा क्या हुआ, 193 में लिमिट को बढ़ा के 5,000 से 10,000 कर दिया। 194 का लिमिट है वो 10,000 हो गया है। 194 ए का लिमिट यहां पे 10,000 हो गया है। और अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें जो है वो अप टू 50,000 तक टीडीएस नहीं काटना, 50 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। और अगर सीनियर सिटीजन को दिया तो वहां पे लिमिट है वो आपकी 1 लाख हो गई है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर गाइस मैं बात करूं तो आपके 194B दैट इज बड़े लोग, एंड बीबी मतलब बहुत बड़े लोग। ये लोग किस पे पैसा लगाते थे? विनिंग में एंड हॉर्स रेसेस पे। तो विनिंग एंड हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाते तो उसमें क्या होता था, अप टू 10,000 तक विनिंग है पूरे साल की मिला के तो टीडीएस नहीं आता था। अब गाइस यहां पे जो अप टू 10,000 है ना वो इन रेस्पेक्ट ऑफ द सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया है। मतलब आपने किसी चीज पे सिंगल बेट लगाई और सिंगल ट्रांजैक्शन में आपका विनिंग अगर जो है वो 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा, अप टू 10,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा। तो यहां पे ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, ये इन्होंने ऐड अभी किया है। उसके बाद में 194 बीए वाली जो सेक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद में गाइस 194 सी में आपका कोई भी चेंज नहीं है। यहां इंटरेस्ट वाली सेक्शंस में, सॉरी कमीशन ब्रोकरेज वाली सेक्शन में आपका चेंजेस है। 194 डी अपन बोलते थे दलाल, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दिया। यहां पे टीडीएस की रेट अब आपकी 2% है पूरे साल के लिए, 2% रेट। बट अगर जो इंश्योरेंस एजेंट है वो डोमेस्टिक कंपनी है तो यहां पे 10% है। उसके बाद में 194 जी गैम्बलिंग कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट। यहां पे टीडीएस की रेट आपकी 2% हो गई है। एंड गाइस 194 एच जो कमीशन ब्रोकरेज है उसमें भी आपकी टीडीएस की रेट 2% है। इसमें ध्यान रखना, इन तीनों सेक्शन में पहले जो लिमिट हुआ करती थी ना वो 15,000 थी, या 15,000 से ज्यादा कमीशन ब्रोकरेज है तो ही टीडीएस काटना है। अब यहां पे वो लिमिट 15,000 से हटा के और उन्होंने 20,000 कर दिए। मींस अगर आपका कमीशन ब्रोकरेज अप टू 20,000 है तो टीडीएस नहीं काटना, 20,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज वन चेंज इन दिस सेक्शन करके, ठीक है। उसके बाद 194 डी डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपका 2% का टीडीएस रेट रहेगा। उसके बाद 194 आई में चेंज हुआ। 194 आई क्या होता था? अपनी आई को रेंट देना पड़ता था, मम्मी को रेंट देना पड़ता था। पहले क्या होता था, इस सेक्शन में पूरे साल का मिला के रेंट अगर 2,40,000 पर एनम से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा, अप टू 2,40,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन गाइस इसको अभी इन्होंने चेंज कर दिया है और इन्होंने जो है यहां पे कर दिया है 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मींस अगर आपने किसी को रेंट दिया, रेंट वो या तो प्लांट एंड मशीनरी पे, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, किसी का भी रेंट है, और भैया आपका पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ किसी भी मंथ का रेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस आएगा, अगर अप टू 50,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा। ये लिमिट जैसा कि पहले आपके 194 आईबी में जो लिमिट है, 194 आईबी में अभी भी ये 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, यहां पे भी यही लिमिट को ला लिया गया है। जो 2,40,000 वाली लिमिट थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस आपके 194 आईए में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद में 194 आईबी में कोई भी चेंज नहीं है। 194 जे में चेंज है। 194 जे जानी दुश्मन। ए गाइस एक बात बताओ, जानी दुश्मन जो सेक्शन है उसमें क्या था? जानी दुश्मन में क्या था 194 जे में? 194 जे में पहले ऐसा था कि अगर आप किसी को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हैं, टेक्निकल फीस का पेमेंट करते हैं, या रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं, नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट करते हैं तो यहां लिमिट 30,000 थी। या 30,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो ही टीडीएस आएगा। गाइस दिस लिमिट हैज बीन रेज्ड टू द 50,000 पर एनम। तो यहां 50,000 का लिमिट हो गया। किसी को प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, नॉन कम्पीट फीस एंड रॉयल्टी का अगर आप पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा तो ही टीडीएस आएगा। और डायरेक्टर फीस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो डायरेक्टर फीस में तो अगर आप मान लो किसी को 10 रुपया दोगे तो भी आपको उस पर टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस एक चीज समझना, 194 के का मतलब होता है आपका कमाई म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड से जो कमाई होती है 194 के में, उसमें ये लिमिट को 10,000 कर दिया है इन प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर तक ये लिमिट 5,000 हुआ करती थी, नाउ इट इज 10,000। उसके बाद 194 एलए का मतलब ला रे तेरी प्रॉपर्टी ला, कंपलसरी एक्वायर्ड होती थी। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन होती है तो पहले इसमें लिमिट 2,50,000 था, नाउ दिस लिमिट इज 5 लाख रुपीज। मींस पर ईयर में आपको जो कंपनसेशन है वो 5 लाख से ज्यादा मिलेगा तो ही टीडीएस आएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। तो गाइस ये आपके जो चेंजेस है ना वो आपके टीडीएस टॉपिक में है। टीडीएस टॉपिक में कुल मिला के आपके इतने चेंजेस है, इसके अलावा आपके टीडीएस टॉपिक में चेंजेस नहीं है करके, ठीक है। टीडीएस टॉपिक में एक और चेंज है कि अगर आप लास्ट ईयर तक अगर आप यहां पे 206 AB करके एक सेक्शन थी वो अगर आपने पढ़ी थी तो वो डिलीट हो गई है।
206 AB सेक्शन क्या थी कि अगर मान लो आपका पर्टिकुलर लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया और उसमें इतना टीडीएस कटा है, तो अब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो रेट है ना वो डबल द रेट और 20% और वैसा कुछ था वो हट गया है, वो वाली सेक्शन हट गई है। 206 AB अगर आपकी बुक में लिखी हुई है 206 AB करके, ठीक है, तो उसको आप काट देना, वो अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है करके, ठीक है। चलिए गाइस, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं टीसीएस में कुछ चेंजेस है। टीसीएस में सबसे पहला तो क्या, तेंदू लीव्स के केस में आपका टीसीएस 5% था, अभी भी 5% है। यहां टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में आपका टीसीएस 2% हो गया, ये पहले 2.5% हुआ करता था, नाउ इट इज द 2%। सो इन केस ऑफ द टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में आपका जो टीसीएस का रेट है दैट इज द 2%। बाकी एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवड़े लोगों के पीने की दारू, एंड उसके बाद स्क्रैप और मिनरल कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, वहां पे टीसीएस का रेट आपका 1% ही था, तो वो आपका 1% ही है। उसके बाद 2061C जो है, अगर आपका जो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी, उसको अगर लीज एंड लाइसेंस पे देते हो तो उसमें टीसीएस का रेट आपका 2% है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2061F में कुछ चेंजेस है गाइज। जो 2061F है ना, उसमें आपको पता है पहले जो था कि मोटर व्हीकल अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर टीसीएस आएगा 1% की रेट से। अब यहां मोटर व्हीकल के साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ और फैंसी आइटम और जोड़ दिए, जो फैंसी आइटम होती है वो और जोड़ दिए। कौन कौन सी, एनी रिस्ट वॉच, अगर मान लो आपने जैसे रोलेक्स की घड़ी खरीदी 10 लाख से ज्यादा तो उस पर भी टीसीएस आएगा करके, ठीक है। या फिर एनी आर्ट पीस सच एज एंटिक खरीदा, पेंटिंग खरीदी, स्कल्पचर्स खरीदा तो भी आपका टीसीएस आएगा। या फिर एनी कलेक्टिबल सच एज द कॉइन या स्टैम्प, या यॉट खरीदा, आपने हेलीकॉप्टर खरीदा भाई, तो खरीदना, अगर आपने हेलीकॉप्टर खरीदा तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका टीसीएस आएगा अगर वो 10 लाख से ज्यादा का है। तो यहां पे कुछ देखिए, यहां पे कुछ फैंसी चीजें और दे रखी है। आपने अगर शूज खरीदे तो भी भैया टीसीएस आएगा। अगर आपने घोड़ा खरीदा, घोड़ा और हॉर्स, अगर हॉर्स रेसिंग के लिए घोड़ा खरीदा और 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे भी आपका टीसीएस आएगा @1%। तो ये फैंसी आइटम्स यहां पे ऐड की है। उसके बाद में गाइज अगर मैं बात करूं 2061G, इसमें भी चेंज है। 1G में क्या होता था, पहले अगर आप इंडिया के बाहर जो है वो पैसा भेजते थे अंडर LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो लास्ट ईयर तक ये लिमिट 7 लाख हुआ करती थी। नाउ दिस लिमिट हैज बीन रेज्ड टू द 10 लाख। अगर आपने 10 लाख तक इंडिया के बाहर पैसा भेजा तो उस पर कोई टीसीएस नहीं आएगा। 10 लाख के ऊपर भेजा और अगर वो मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो आपका टीसीएस 5% रहेगा, और अगर अदर पर्पस के लिए है तो आपका टीसीएस 20% रहेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, लास्ट ईयर तक कैसा होता था कि अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया और एजुकेशनल लोन लेके पैसा इंडिया के बाहर भेजा तो उस पे टीसीएस है ना वो 0.5% आता था। अब वो ऐसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। अब क्या है, उस पे टीसीएस ही नहीं आएगा। अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया, जैसे यहां पे दे रखा है, इन केस ऑफ द LRS इफ रेमिटेड अमाउंट इज आउट ऑफ द एजुकेशनल लोन रेफर्ड अंडर सेक्शन 80E टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन टीसीएस इज नॉट अप्लाई, तो यहां पे टीसीएस आएगा ही नहीं। तो अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया और एजुकेशनल लोन वाला पैसा इंडिया के बाहर भेजा तो उस पर्टिकुलर केस में आपका टीसीएस है वो टीसीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस एक और चीज समझना, जो OTPP बुक कराते थे, आपका हनीमून पैकेज बुक कराया आपने, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, कहीं हनीमून मनाने जा रहे हैं थाईलैंड, तो उसके लिए अगर आपने पैकेज बुक कराया तो पहले क्या होता था कि उसमें भी लिमिट 7 लाख की हुआ करती थी, अब वो 10 लाख हो गई है। मतलब 10 लाख तक का पैकेज है तो 5% टीसीएस आएगा, और 10 लाख से ऊपर वाला पैकेज है तो आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। अप टू 10 लाख है तो 5% आएगा, और 10 लाख के ऊपर है तो आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा इन केस ऑफ द OTPP। अब गाइस एक और चीज बताऊं, आपको पता है टीसीएस टॉपिक में एक सेक्शन हुआ करती थी दैट इज द 2061H करके, वो डिलीट हो गई है। तो 2061H को आप डिलीट कर दीजिए, 1H करके सेक्शन नहीं है। तो टीसीएस में 2061H करके सेक्शन होती थी वो डिलीट हो गई। अब आपके लिए सिर्फ 194Q है, क्योंकि ये सेक्शन 194Q जैसी थी कि अगर अब 194Q क्या है, अगर बायर है, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर ने किसी से 50 लाख या उससे ज्यादा का गुड्स परचेस की, 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेस किया तो उस पर आपको टीडीएस आएगा 0.1% की रेट से। अब बेटा उसमें 2061H का टीसीएस वाली सेक्शन हट गई है, ठीक है। चलिए डन। उसके बाद में गाइस रिटर्न फाइलिंग वाला जो टॉपिक है ना, उसमें सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है, एंड दैट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द वन इज द आधार कार्ड। आपको पता है एक सेक्शन दे रखी है 139AA, दैट इज द आधार नंबर। आधार नंबर वाली सेक्शन में क्या था कि अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था पता है, आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड की आप एक्नॉलेजमेंट एनरोलमेंट आईडी होती थी, उसके बेसिस पे भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। यह होता था 1 अक्टूबर 2024 से पहले।
1 अक्टूबर 2024 से पहले आप जो है वो एप्लीकेशन आईडी ऑफ द आधार, जिसको अपन एनरोलमेंट आईडी बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो गया। 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो गया, मतलब 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में आप एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते। लेकिन सर अगर मान लो 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे और पैन कार्ड मिल गया, तो अब सर आधार नंबर तो दिया ही नहीं, तो आधार नंबर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। और वो कब तक करना पड़ेगा पता है? 31 दिसंबर 2025। तो एक तो ये माइनर सा ये वाला चेंज है। और गाइस एक चेंज आपका जो हुआ है दैट इज द लास्ट सेक्शन, ये वाली, दैट इज द सेक्शन 139(8)(a) करके, इसमें है ना 139(8)(a) करके, ये पता नहीं क्यों गलती हो जाती है मेरे से, 8A ब्रैकेट में लेना था करके, ठीक है। तो 139(8)(a) करके जो सेक्शन है इसमें आपका एक अमेंडमेंट हुआ है। ये 139(8)(a) इज अपडेटेड रिटर्न। आपको पता है अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते थे? पहले था लॉ में कि 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के एंड से 24 मंथ के अंदर अंदर फाइल कर सकते थे। लेकिन गाइस अब वो चेंज हो गया है। अब जो है वो चेंज हो गया, यहां पे 24 मंथ की जगह अब आपका हो गया 48 मंथ। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। अब आपका हो गया 48 मंथ। मींस आपका जो असेसमेंट ईयर एंड होगा, ये असेसमेंट ईयर एंड यहां पे हुआ आपके लिए प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 एंड असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद में गाइस यहां असेसमेंट ईयर एंड हो गया, उसके बाद आप 4 साल तक मतलब 48 मंथ तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न फाइल करते थे तो आपको पता है आपको एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब वो कितना करना पड़ेगा? तो सर एक बात बताओ, पहले कैसा है कि 12 मंथ के अंदर अंदर किया, असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर इस पीरियड में कर लिया आपने, ठीक है। मींस आपकी ड्यू डेट 139 फॉर बिलेटेड रिटर्न वाली चली गई है, बट उसके बाद लेकिन आपने 31 मार्च 2028 12 मंथ के अंदर अंदर किया, 1 साल के अंदर अंदर किया, तो 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 1 साल के बाद बट 2 साल के अंदर अंदर किया तो 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो पहले से था। लेकिन गाइस अगर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर किया तो आपको 60% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड गाइस 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर किया तो आपको 70% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपका टैक्स है और इंटरेस्ट है उस पे 25%, 50%, 60%, 70%। मींस असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर कर लिया तो 25% एक्स्ट्रा, 2 साल के अंदर किया तो 50% एक्स्ट्रा, 3 साल के अंदर किया तो 60% एक्स्ट्रा और 4 साल के अंदर किया बट आफ्टर 3 साल तो उस पर्टिकुलर केस में 70% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो दिस इज वन अमेंडमेंट जो कि आपके लिए हुआ है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये आपके लिए अमेंडमेंट यहां पे हुआ है। सो दिस इज द अमेंडमेंट। यहां पे मैंने आपके लिए ये दे रखा 60%, 70% वगैरह है वो मैंने आपके लिए दे रखा है करके, ठीक है। तो गाइस यही अमेंडमेंट और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन दे रखा है ऋषि वाला। अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं बताऊं डायरेक्ट टैक्स में बस इतनी ही अमेंडमेंट है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था आधे घंटे में हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, 37-38 मिनट लग गए। तो इतने आपके अमेंडमेंट है, इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो आपने अगर जेन में एग्जाम दिया था और अगर मान लो नहीं हो पाया या लगता है सर नहीं हो पाएगा तो इतने अमेंडमेंट के कर लोगे आपका काम बन जाएगा। सर क्या हमको बुक्स नहीं लेनी पड़ेगी? अगर एक बात आप बोलो तो मैं कॉम्पैक्ट का तो आपको चाहिए तो ये पीडीएफ दे देता हूं। जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है उसका कंपाइलर नया ले लो, क्योंकि कंपाइलर में नए क्वेश्चन है, बहुत सारे नए क्वेश्चन डाले, उसके साथ एमसीक्यू का बुकलेट भी नया वाला आ जाएगा। तो आप कंपाइलर नया बाय कर सकते हैं, बट कॉम्पैक्ट अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो मैं आपको ये अमेंडमेंट वाले पेजेस है वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा करके, ठीक है। गाइस एक बात बताऊं, देखो सीए इंटरमीडिएट के पेपर जो आ रहे हैं वो फाइनल से डिफिकल्ट है, ये मैं आपको 101% बता दूं। आपका इंटरमीडिएट का पेपर फाइनल वाला बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। और उसके लिए आप समझ लेना टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। तो गिव योर 100% और फटाफट इंटरमीडिएट को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।